हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं अब्बास का भैया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीजों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। समझो। देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी एनसीईआरटी दिल से की एक नई वीडियो है, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हमारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी की मदद से। अगर देखो बच्चों, अगर बात करेंगे इस साल के लिए, अगर सिलेबस में अपडेट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन आएंगे या ज्यादातर जो नए क्वेश्चन भी अगर बनेंगे, नए पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, वो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही बनेंगे, क्योंकि और कोई रेफरेंस बुक नहीं चलती है। एनसीईआरटी बेस्ट रेफरेंस बुक होती है जो हमेशा यूज की जाती है हर टाइप की बुक को बनाने के लिए या अपने एग्जाम्स के लिए भी। ओके, सो हमें एनसीईआरटी बुक अच्छे से आनी चाहिए, उसे पढ़ना आना चाहिए, और एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कहाँ फोकस करना है एनसीईआरटी में, कहाँ नहीं करना होता, तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। ओके, तो आपका ये जो चैप्टर है, आपको पता है स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी सारी हेल्प करता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं इस सब के बारे में बताता है, और इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं, और वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की मदद से ही। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है, आराम से ध्यान रखना। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे पहले चीज एक बार में आनी चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से एंड देन सोचो कि वो कौन से टॉपिक से आए। क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता होगा तो आप क्वेश्चन के आसपास की जो थ्योरी है वो सारी समझ पाओगे और भटकोगे नहीं। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें क्वेश्चन पढ़ के हमें पता ही नहीं चलता टॉपिक क्या है, हम डायरेक्ट सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से टॉपिक सोचना है किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, एंड देन आपको उसी के आसपास की थ्योरी सोचनी है और उसी पर सारा आंसर देना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखो, हमें टॉपिक का नाम कहीं ना कहीं पता चल भी रहा है कि भाई डाइपोल मोमेंट से टॉपिक है हमारा, और ये पूछ रहा है कि आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो ए बी सी डी दिए हैं उसमें आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स का नेम दिया हुआ है, आपको नेम के बेसिस पर बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ओके, चलिए, तो इसके लिए देखो, वैसे अगर बात करेंगे आपके पास एनसीईआरटी बुक की बात करोगे तो प्रॉपर टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स करके, जहां पर हम डाइपोल मोमेंट की ही बात कर रहे होते हैं। ओके, जैसे आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा देख सकते हो आराम से कि अगर आपको कभी भी कोई भी अगर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है, डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स नोन एज बॉन्ड डाइपोल्स बट आल्सो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, यानी कि हमारे पास जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं किसी भी बॉन्ड के लिए, तो ये आपको क्या बताता है? ये बेसिकली बताता है कि आपके पास जो पोलैरिटी की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होने वाली होती है। लाइक हम यही देख रहे होते हैं ना। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइयर है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आपके जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो कहां से कहां तक होती है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होती है, जिसको आप ऐसे एरो करते हो और एरो के पीछे कट लगा के आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है तो बहुत ही इजी हो जाता है ये पता करना कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक है। लेकिन अगर आपके पास एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो आपको ओवरऑल 3D अरेंजमेंट भी देखना पड़ जाता है कि आपके पास ओवरऑल बॉन्ड 3D स्पेस में कैसे अरेंज्ड है, और उसके बेसिस पर आप सारा जो भी डाइपोल मोमेंट है वो आप कैलकुलेट करते हो। ओके, अब इसमें ऐसा जरूर हो जाता है कि अगर आपके पास सारे बॉन्ड्स अगर सिमिलर होते हैं और वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर अगर आपका मॉलिक्यूल ओवरऑल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर होता है, तो ऐसे में डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो भी हो जाता है। ओके, जैसे कि अब जैसे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए, एक बार हमको ट्राई करके देखते हैं, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखो, आपको क्या दिया, पहला ऑप्शन में क्या दिया? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, है ना। तो एक बार हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहता है। ओके, तो देखो, अगर हम बात करेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तो वो क्या होता है? BF3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है BF3 में बोरॉन और इससे 3 जो फ्लोरीन होते हैं वो 120 डिग्री एंगल पे अरेंज रहते हैं, है ना। और अगर मैं हर एक बॉन्ड के लिए अगर बोलूं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, तो चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। हर एक बॉन्ड यानी हर एक बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड के बीच की हम बात करने वाले हैं। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन इधर, और यहाँ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, है ना। तो हमें क्या है? तीनों बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में निकाल ली। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास तीनों बॉन्ड सेम है तो कहीं ना कहीं तीनों के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो भी सेम रहेगा। अगर मैं बॉन्ड पे बात करूँ तो अगर इसका मैं म्यू मानता हूँ तो इसका भी म्यू होगा और इसका भी म्यू होगा,
म्यू। ओके, डिफरेंस नहीं होगा, तीनों ही म्यू ही होगा। ठीक है, अब ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर आपके पास अलग अलग डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट अगर जा रहे हैं किसी भी बॉन्ड के लिए, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इसका वेक्टर सम करते हैं। और यहां पर क्या होता है, अगर वेक्टर सम 0 आ जाए, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालेंगे, वेक्टर सम, और वो अगर आपका नेट क्या हो जाए 0, तो मॉलिक्यूल क्या होता है आपका नॉन पोलर होता है, हम ये कहते हैं ना, नॉन पोलर। ठीक है, तो आपको यही देखना है। अब वेक्टर सम 0 अक्सर कहाँ देखने को मिलता है, तो बहुत ही सिंपल मैं आपको आइडिया देता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो भी आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है आपका वेक्टर सम क्या होता है, हमेशा 0 आता है। जैसे कि BF3 है, अब BF3 में देखोगे क्या, यहाँ पर आपको सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका क्या है, सिमेट्री एलिमेंट क्योंकि यहाँ पर इसके पास है, तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाता है। और ऐसे में अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग इसका वेक्टर सम नहीं भी निकालते तो भी चलेगा, पर आपको पता है कि भाई इसका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 ही आएगा। तो BF3 क्या होता है आपका नॉन पोलर होता है, इसका डायपोल मोमेंट 0 ही होता है। अच्छा, जैसे कि चलो और मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि आपको दिया है बेरियम डाइफ्लोराइड, है ना, तो देखो स्ट्रक्चर तो आपको सही बनाना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेरियम डाइफ्लोराइड की बात करेंगे तो वो क्या होता है, BeF2 होता है ना। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेरिलियम बीच में आता है, और एक डायरेक्शन में एक फ्लोरीन और उसके दूसरे डायरेक्शन में दूसरा फ्लोरीन होगा, इस प्रकार से होता है। यहां पर अगर मैं हर एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट अगर शो करूं तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, हमें पता ही है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन होता है। दोनों की डायरेक्शन ऐसे ऐसे हम बना देंगे। अब ध्यान से देखो, दोनों बॉन्ड सेम है, तो दोनों के लिए म्यू भी क्या रहेगा, वो भी सेम रहेगा। लेकिन ध्यान से देखो दोनों किस एंगल पे है, दोनों ध्यान से देखो, ये आपको 180 डिग्री एंगल पे है। 180 डिग्री एंगल पे होने का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो एक की जिस मैग्नीट्यूड से एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा डायपोल मोमेंट उसी सेम मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसे में वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, ध्यान से देखो ये सिमेट्रिकल, अगर मैं इसे ऐसे काटता हूं तो मुझे यहाँ पे 2 सिमेट्रिकल जो है एलिमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, जहाँ पे सिमेट्री आ जाए ऑटोमेटिकली डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसके लिए भी म्यू क्या हो जाएगा, आपके लिए 0 हो जाएगा। म्यू 0 होगा, इसका मतलब क्या है, नॉन पोलर हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 रखता है। अच्छा, और की बात करें, चलो और कौन से हमारे पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो डायरेक्शन इसकी इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। अगेन दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे है। ध्यान रखना बच्चों एक बात, कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई लेना नहीं है, उसका बस इतना फर्क पड़ता है कि हाँ भाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगेन दोनों तरफ जो बॉन्ड से बिल्कुल सेम है और 180 डिग्री एंगल पे, वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो सिमेट्री आपको सेम देखने को मिल रही है, जैसे कि आपका BF2 में था, यानी BeF2 में था, तो यहाँ पर भी म्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, म्यू नेट। ओके, अच्छा लास्ट कौन सा दिया आपको, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम इस पर अगर बात करें, सो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, आराम से स्ट्रक्चर बना लो। ये बेंजीन, एक पे क्लोरीन 1 पे 1 2 3 और 4 Cl यहाँ आ जाएगा, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। देखो ध्यान रखना एक चीज फिक्स है, अगर आप कभी भी डायपोल मोमेंट निकालने ही वाले हो तो आपको पहले मॉलिक्यूल की करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको देखे आप 3D स्पेस में उसकी डायरेक्शन नहीं देख सकते ना, कि डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन की ओर जा रहा होगा, बिना उसके तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे या तो हमारे पास कार्बन है या हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम सी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर बात करोगे तो वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी वहां पर कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट वर्ड या डायपोल वर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन है। अब कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये तो हो जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर सेम ही हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ऐसे में अगर देखोगे तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल में डायपोल है तो ऊपर जा रहा है एक मैग्नीट्यूड पे, और सेम मैग्नीट्यूड में नीचे की तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेक्टर सम हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा आपका, म्यू 0 हो जाता है। और म्यू अगर 0 हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाता है, जो बेसिक थ्योरी आती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, जैसे कि देखो हमने 4 मॉलिक्यूल्स देखे, चारों मॉलिक्यूल्स के लिए जो वेक्टर सम है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो जाता है, यानी कि ये हमारा नॉन पोलर हो जाता है। और वैसे फिलहाल हमसे इसने नॉन पोलर नहीं पूछा, इसने बस इतना पूछा है कि भाई किसके लिए आपका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए में असल में मिल गया है ना। यहाँ से देखो चारों ऑप्शन थे, इसी में हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें मेहनत नहीं करना पड़ा।
ये तो पूछा जीरो डायपोल मोमेंट। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि आपके पास कौन से मॉलिक्यूल्स का सेट यहाँ पे पोलर है या कौन सा नॉन पोलर है। तो यहाँ पर देखो चारों मॉलिक्यूल्स या तो ऐसे बोल लो कि आपका नेट डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, या फिर क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि आप बताओ कि भाई इनमें से नॉन पोलर कौन सा है। ठीक है, तो टॉपिक सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम है, बस आपको थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला जा सकता है। लाइक इसमें कोई डाउट नहीं, लाइक ये चीज हो सकती है। ओके, सो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो आपका लेटेस्ट ईयर लाइक नीट 2020 से ही आया था। इजी क्वेश्चन ही था, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था स्ट्रक्चर्स बनाने में। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप स्ट्रक्चर वाले कोई क्वेश्चन करने वाले हो, किसी मॉलिक्यूल का नाम अगर आ जाए और अगर आपको क्वेश्चन करना है, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आपको उसकी स्ट्रक्चर पहले बनानी है। करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो उसका बेसिस पे आंसर भी नहीं दे पाओगे, तो ये आपको जरूर मेहनत करना ही करना होगा, और इस चैप्टर के अंदर ही आप ये चीज सीखते हो, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, और आपको पता है टॉपिक भी कहां पर था, क्लियरली एनसीईआरटी बुक के अंदर ही था, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स करके। तो यहाँ पे आसपास जो थ्योरी है उसको आपको जरूर अच्छे से रीड करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब कि करने हैं। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फटाफट आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो एंड फिर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने का, फटाफट पढ़ लो एक बार के लिए। ओके, सो आई होप सभी ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा एंड आई होप काफी लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए हम भी एक बार फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज साइनाइड प्लस साइनाइड माइनस NO एंड साइनाइड। ओके, विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स या आयंस अगर दिए जाएं तो ऐसे में किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए। ये जो है बेसिक आपका क्वेश्चन हुआ है, जो कि नीट 2018 में, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो अच्छे क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, अगर पहले हम बात करेंगे कहाँ से आया है, तो ये क्वेश्चन असल में आपका आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आता है, जिसके अंदर असल में हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला वैसे हमारे पास रहता है। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर वैसे क्या होता है, ये आपको पता ही है कि आपके पास जो दो आपके जो एटम्स हैं या आपके जो आयंस हो सकते हैं, एटम या आयन कुछ भी हो, उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बेसिकली कितने बन सकते हैं, वही आपका बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, सिंपल थ्योरी में वैसे कह सकता हूँ, है ना। जिसका हम फॉर्मूला भी निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ NB माइनस NA। NB क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि आप MOT के अंदर बनाते हो, है ना। आपको पता होगा जो आपकी जो MOT थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पर बेसिकली हम बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं, जिस पर अदर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना, या फिर कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये सारी बातें पता करना, या उसका डायपोल मोमेंट निकालना, ये भी आप उसमें कर सकते हो, या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ये सारी चीजें के अंदर आती है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो बच्चे ध्यान दो, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, एक होता है लॉन्ग कट और एक होता है शॉर्ट कट। तो शॉर्ट कट आपके पास के बाद बताएंगे, लॉन्ग कट वैसे आपको पता है। लॉन्ग कट क्या रहता है कि भाई आप हर एक के लिए मॉलिक्यूल के लिए क्या करोगे, करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे पहले, एंड देन उसके बेसिस पे आप फाइनली देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, या आपके पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको माइनस करके फॉर्मूले में रख के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। या फिर एक तरीका होता है कि आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हो, डायरेक्टली, लाइक डायरेक्ट ट्रिक से सीधा सीधा आप डायरेक्टली किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, स्पेशली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक ज्यादा वर्क कर जाती है, पेपर में आपको करना है। ओके, बच्चे को तो कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, जो आपको सबको आता ही है। तो अगर मैं बात करूंगा ट्रिक हमारे पास क्या रहती है, तो देखो ट्रिक बहुत ही सिंपल होती है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ओके, आपको क्या काउंट करना होता है, बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओके, उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, और उससे आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बहुत ही इजी वे में। ओके, ये चीज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको सबसे सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूं। अगर आपके पास कभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 आ रहे हैं दोनों एटम्स या आयंस के मिला करके, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो हमेशा 3 होता है। बस आपको ये वाला एक ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो या ज्यादा हो एक एक नंबर में, ठीक है, जैसे 14 से मान लो 15 हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपका 14 से मान लो 13 हो जाते हैं, यानी एक नंबर अगर हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 14 के आपका स्टैंडर्ड में बता देता हूँ, और उससे कम ज्यादा होता है 1 नंबर पे, अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता चला जाता है। यानी कि 14 से अगर 15 हो जाएंगे जैसे कि, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये 14 से अगर 13 हो जाएगा तो देखो इट्स लाइक कि ये 0 हो गया, और ये प्लस हाफ और प्लस के नंबर्स और माइनस के नंबर्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगेन 2.5 हो जाएगा ऐसे। तो अगर एक कम होगा या एक ज्यादा होगा तो 0.5 से आप कम करोगे हर बारी। अच्छा, अगर मान लो 13 से अगर 12 हो जाता तो 0.5 से और कम कर दो, क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, फिक्स डायरेक्ट कर सकते हो। या फिर 15 से अगर 16 हो जाए, एक नंबर और बढ़ गया, तो भी क्या हो जाएगा आपका 0.5 से फिर कम यानी कि 2 हो जाएगा, ऐसे करके। अच्छा, अगर मान लो 11 हो जाए तो 0.5 से फिर कम कर दो, क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अगर मान लो 16 से 17 हो जाए तो भी आपका 0.5 से कम 1.5 हो जाएगा, ऐसे करके। अगर मान लो 17 से 18 हो जाए तो 0.5 से फिर कम कर दो, 1 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से। या 11 से अगर आपका 10 भी हो जाता है तो 0.5 से फिर कम और 1 हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर आपसे और पीछे भी ले जा सकते हो, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाना, ठीक है। 0 मिनिमम बाउंडेड होता है, नेगेटिव मत कर देना। ओके, सो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए आप आराम से पता कर सकते हो बहुत ईजी वे में कि अगर आपको क्या दिया जाए, दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ध्यान रखना डायटोमिक ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको कौन सा डायटोमिक। डायटोमिक के लिए अगर बात की जा रही है आपको, चाहे वो मॉलिक्यूल है चाहे वो आयन के फॉर्म में हो, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं बस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं तो आपको 14 देखना है, तो 14 के अकॉर्डिंग देखना है कि कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप 0.5 कम करते हुए चले जाओगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे कि चलो हम फटाफट ट्राई करते हैं, जैसे कि एनओ की बात करते हैं, है ना। अब एनओ में मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और कोई चार्ज है नहीं। नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 7 होते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 8 होते हैं, सही है। तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा, सही है, 15 हो जाएगा। तो 15 में हमारे पास क्या आ रहा है, देख लो। 15 में क्या होता है 2.5, यानी कि यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके लिए 2.5 हो जाएगा, बात खत्म। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना। अच्छा, कार्बन में कितना होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे होते हैं 7 और प्लस माइनस का मतलब देखो माइनस आ गया ना, इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका होगा तो 1। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयन हो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, Cn पे कार्बन पे 6, नाइट्रोजन पे 7 और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, तो कितना हो जाएगा ये 14। और 14 का बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है, कितना होता है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, Cn प्लस की बात करेंगे तो 6 7 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास अब 12 हो जाएगा। और 12 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, देख लेते हैं फटाफट, 2 होता है गेस, 12 का 2 होता है, जैसा हमने लिखा हुआ है, तो 2 हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करेंगे Cn की, अगर हम बात करते हैं तो Cn में कार्बन पे कितना हो जाता है 6 + 7 और कोई चार्ज नहीं है, 6 और 7 क्या हो जाएगा आपका 13 और 13 पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5 का होता है, तो 2.5 होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में, साइन और माइनस, बात खत्म। तो इतना फास्ट आप इसे कर सकते हो, इट्स लाइक दिस। ओके, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा कि ट्रिक से आप कितना फास्ट कर सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक कि ट्रिक नहीं, केमिस्ट्री में भर भर के ट्रिक है, बस आपको सही जगह पता होनी चाहिए। तो वो आपको यहाँ मिल रही है सारी ट्रिक्स। तो क्वेश्चन के साथ हम ट्रिक्स भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं, ऑब्वियसली बात है, ट्रिक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रिक्स से हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन सुपर फास्ट भी होगा, गलत भी नहीं होगा। तो ऐसी ट्रिक्स आपको बहुत कम आने वाली है। ओके, सो फटाफट आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने आराम से बॉन्ड ऑर्डर से पूछा था, हमने सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, पूछो सबसे कम होता है तो किसका होता है, आप डायरेक्टली देख सकते हो सबसे कम Cn प्लस का, तो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके से, या फिर यहाँ पर चाहे तो क्वेश्चन के अंदर आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता था कि मतलब इनको आप करेक्ट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, तो ऐसे में अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हो तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा पकड़ते हुए चलो, बहुत ईजिली कर पाओगे, ठीक है। चलिए, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट, टाइम नहीं लगाते ज्यादा। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नीट 2018 क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और अगेन जिस भी बच्चे को एनसीईआरटी अगर उसने पढ़ी होगी ना, वो गारंटीड इन सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत इजीली से कर सकता था। लाइक ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी बुक्स में देखने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी दिख जाओ, आई वुड से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखेंगे, सब के सब। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज। यहाँ को पूछा है कि जो ClF3 की जो स्ट्रक्चर होती है, वहां पर क्लोरीन पर हमारे पास नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने होते हैं, बस आपको इतना पूछा गया है, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब लगता है कि यार ये एनसीईआरटी में नहीं होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी में होगा। ये ध्यान से देखो, ये रहा, ये लो, आपका एनसीईआरटी में क्लियरली स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको सब कुछ मेंशन है। आपको क्या बोला गया, देखो आप देख सकते हो, आपके पास एक टेबल बनी होगी 4.7 करके, जिसमें आपको वेस्पर थ्योरी के अंदर बताया गया कि आपको जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर के बेसिस पे क्या हो सकती है, जिसमें से आपके पास ClF3 का भी एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 अगर आपके पास लॉन पेयर्स हो तो आप कैसी स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ऐसे में देखो शेप जो होती है वो आपकी टी शेप होती है। ओके, और ऐसे में अगर बात करोगे तो देखो क्लोरीन यहाँ पे 3 तो बॉन्ड पेयर बना रहा है और इसके पास 2 क्या रह जाते हैं, लॉन पेयर रह जाते हैं। तो ये क्या आपके 2 लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर हमारे कितने हो गए
2 गए। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन दिया था, और ऐसा भी नहीं कि रैंडम कोई मॉलिक्यूल दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपको मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पे बात की जाएगी या आपको स्ट्रक्चर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बेस्ड, वो सारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के मॉलिक्यूल्स ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं हो कि हाँ कुछ भी मॉलिक्यूल दे देंगे बना करके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो डर लगता है, मैं मानता हूँ कि हाँ यार स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का आता है, किसी का नहीं आता, कोई बात नहीं है। आप इस चैप्टर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं टेबल के अंदर, बस उनको कर लो, ये कर लोगे काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था, बहुत कोई मेहनत की बात नहीं थी, बहुत सिंपल था। ऐसा भी नहीं कि आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर याद करने, बहुत ज्यादा नहीं होने को। मैं मानता हूँ केमिस्ट्री के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, आप सारे थोड़ी करोगे याद, नहीं करोगे। आप बस वो करो जो बुक के अंदर है, सिर्फ उतने कर लो और कुछ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया आराम से। क्या होते हैं आपके पास? 2 लॉन पेयर्स आपके पास रह जाते हैं। सिंपल चीज है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। ओके, अच्छा चलो, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एडिशन क्वेश्चन इसी के अंदर देना चाहता हूँ, और ये आपको कमेंट सेक्शन मुझे इसका आंसर बता पाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये है आपका कि चलो यहाँ पर तो अभी हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि आपके पास जो ClF3 जो मॉलिक्यूल है, उसमें क्लोरीन पर हमारे पास नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इसने पूछे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि आपके पास, चलो मैं इसे नेक्स्ट उस पर लिख देता हूँ आराम से। ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन ClF3 मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से, और ये आपको करना पड़ेगा। मैंने इंस्टेंट सोचा है अभी क्या क्वेश्चन अच्छा है, अभी देना चाहिए। तो आपको क्या बताना है इस बार, आप ClF3 जो मॉलिक्यूल होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने होने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं कोई ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। मैं वहां पर पर्सनली चेक करूंगा एंड बताऊंगा अभी कि हाँ आपने सही किया कि गलत किया। ओके, तो ये आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए, सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। वो क्वेश्चन तो आपका हो गया। क्वेश्चन क्या हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि MOT थ्योरी से बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको बस इतना ही करना है कि आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, है ना। और ये चीज भी अगर आपको नहीं भी पता तो भी मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी में अगेन सब कुछ दिया, और आई गारंटी क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अगर एटम एटम के बीच में जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं ना। लेकिन ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें एटम एटम के बीच में ओनली पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक ऐसा भी मॉलिक्यूल होता है। ओके, और ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है कि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पाई बॉन्ड अकेले भी बनते हैं, केवल पाई पाई बॉन्ड 2 बन जाएंगे तो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, वो स्टेबल भी हो जाता है। तो आप इसको चाहते हैं एनसीईआरटी से देख सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर हमें जो ऑप्शंस दिए गए उन सारे ऑप्शंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में बना के दिए गए हैं। तो हमें बस इसी में से देखूंगा ना तो भी मैं आपको आंसर बता दूंगा देख करके। जैसे कि हमें क्या दिया, हमें को दिया Be2, O2, N2 और C2, है ना। अब Be2 तो चलो ठीक है, Be2 का तो बिल्कुल सेम ही रहता है, आपको पता ही है, वो सबसे ईजी है। हमें बात करने वाले हैं एक तो C2 पे, C2 ये रहा, N2 ये रहा और O2 ये रहा, ठीक है, क्लियर है। Be2 का चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, बस यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे Be2 में, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला होगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने को, ठीक है। अच्छा, तो आप हमसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास केवल पाई बॉन्ड्स ही बनने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स का कैसे पता चलता है डायग्राम देख करके, सबको पता होना चाहिए कि आपको बस ये देखना होता है कि जो भी आपका सबसे लास्ट जो ऑर्बिटल्स इसके अंदर फिल होने वाले हैं वो कौन से टाइप के हैं, वो पाई वाले ऑर्बिटल्स फिल हुए या फिर आपके सिग्मा वाले ऑर्बिटल्स फिल हुए, और उसी के बेसिस पे हम इसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे हम बात करते हैं जैसे N2 की बात करते हैं ना, N2 में आपको पता है जैसे कि आपका सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल्स ये वाले 2p के जो फिल हो रहे हैं हर जगह पे, ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करोगे सो N2 में देखो यहाँ पर ये तो पाई होते हैं, ये तो आपका पाई होते हैं, और ये होता है आपका सिग्मा, है ना। और यहाँ पे देखो तीनों ही फिल हो रखे हैं, है ना, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास N2 में कौन कौन से पॉइंट पाए जाएंगे, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, दूसरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड और बना देंगे। यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे सो अगर मैं यहाँ पे से लिखता हूं अलग से, सो N2 में अगर मैं बात करता हूं तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है ना, जिसमें एक सिग्मा होता है और 2 आपके क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो ये चीजें एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर बात करूंगा मैं O2 की अगर बात करता हूं, है ना, O2 में अगर हम बात करें तो आपको पता है वैसे O डबल बॉन्ड O होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे होता है ध्यान से देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हमारे पास एक तो देखो सिग्मा यहाँ पर आ गया, ठीक है,
और यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास पाई पे 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहाँ पर आपके पास और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर बात करेंगे सो ओवरऑल देखो, ये तो देखो नीचे वाले कौन से बॉन्डिंग वाले और ऊपर वाले कौन से आपके एंटी बॉन्डिंग के। अब एंटी बॉन्डिंग क्या करता है कि भाई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या है, बॉन्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पाई के, वो इन 2 को एक तरीके से ऐसे मान लो कि लाइक बनाने से रोकेंगे। तो कायदे से 2 इलेक्ट्रॉन ही काम कर पाएंगे, 2 काम नहीं कर पाएंगे। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर 1 पाई और 1 क्या रहता है, केवल सिग्मा रह जाता है। तो इस तरीके से बात करते हो। ओके, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जो ध्यान नहीं देते वो है C2 का। C2 आपका कार्बन, एक तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा लाइक उसने तो बवाल मचा रखा है, और यहाँ पर भी ये कोई हल्के में नहीं है, यहाँ पर भी ये मारता है बहुत ज्यादा। कैसे, ध्यान से देखो। अब अगर जब कार्बन का अगर आप देखते हो ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर सिग्मा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया था, लेकिन पाई में जरूर गए। देखो कैसे, देखो हमारे पास आपको पता है नीचे वाले दोनों पाई थे, ऊपर वाला सिग्मा, तो सिग्मा तो देखो क्या 0, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं गया। और इन 2 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज गए, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड, और ये वाला पेयर बना देगा दूसरा पाई बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन दोनों ही क्या बन जाएंगे, पाई। तो यहाँ पर कोई सिग्मा बना ही नहीं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा रह जाता है जो कंफ्यूजन देता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि भाई 2 बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं 2 एटम के बीच में, तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा। तो ये नॉर्मली होता है, हर एक में होता है, लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में दोनों ही पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कोई भी सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा C2। ओके, और अगेन एनसीईआरटी बुक के अंदर ही आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है आपको मिल जाएगा, आराम से देखना। यहाँ पे हर एक का डायग्राम भी बनाया गया है और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनका बेसिक बॉन्ड ऑर्डर तक दिया हुआ है। तो आपको लगता है कि यार नहीं यार मुझे नहीं पता कहाँ रहता है, तो एनसीईआरटी में सब रहता है और यहीं से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ नहीं बनता, सब कुछ यहीं से ही बनता है। आगे, अच्छा इसके अलावा देखो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉपर्ली दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक रहता है। तो इसको आपको जरूर थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए और अच्छे से तसल्ली से बैठकर रीडिंग एनसीईआरटी की लगानी ही लगानी है। लाइक एनसीईआरटी कर लिया तो आपका बहुत सारा काम कंप्लीट होता है, लेकिन आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो चुका होगा। लाइक केमिस्ट्री डरते हो ना, बस एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे तरीके से, सब कुछ हो जाता है। ओके चलिए, सो एक बार हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, तो फटाफट एक बार इसको देखो। ओके, सो आई होप सभी ने ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। एंड देखो ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो जस्ट टॉपिक समझा था एमओटी का ही, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ। तो आपको अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनाने हैं जो भी हमने देखे थे, और उसी से हम इसका आंसर दे जाएंगे। देखो डायरेक्टली दे जाएंगे बहुत आराम से। कैसे, देखो आपको क्या क्या बोला, आपको बोला कि N2 H2 Li2 और O2। आपको अगर पता करना है कि भाई कोई भी डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आपको उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डायग्राम बनाने होते हैं। कैसे पता चलता है, अगर आपके पास कहीं भी डायग्राम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रह जाता है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो वो आपका डायमैग्नेटिक के अंदर काउंट किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम देखें, सो चलिए जैसे कि अभी हमने डायग्राम्स देखे थे, तो देखो आपको याद होगा, देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और हो सकता है इसी के अंदर ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर देखो H2 का बनाना बहुत इजी होता है और Li2 का भी बहुत इजी होता है। उसमें ये बस इतना ही रहता है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भर जाते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग वाला हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग वाला हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप फोकस करते हो तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि O2 में अगर आप बात करो, O2 में फोकस करो, देखो O2 में क्या हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में रह जाते हैं। मैंने क्या बोला, अगर पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को अगर बनाते हो और कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रह जाए तो आपका पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज वो आपका डायमैग्नेटिक होता है। तो हमें क्या पता चला क्लियरली डायग्राम देखते हुए कि आपका O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका आंसर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ कि भाई आपसे पूछा है पैरामैग्नेटिक, O2 आपका आंसर है सीधा सीधा। हालांकि बात वही आती है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा एंड देन आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वो डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करना। एंड डायग्राम्स में भी आपने देखा ना, क्वेश्चन वही वाले आ रहे हैं जिसका डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर आपको वो पता भी तो भी इसका आंसर दे सकते हो। और आप चाहो तो देखो मैं देख भी सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी था, नीचे आप देख सकते हो कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है कौन सा नहीं होता है, तो वो भी नीचे अलग से मेंशन भी है। तो आपको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि O2 के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा पैरामैग्नेटिक होता है आपका, या फिर आपका जो B2 मॉलिक्यूल होता है वो भी आपका बोरॉन डाई बोरॉन ऐसा बोल सकते हो, मतलब B2 और डाई बोरॉन वैसा आपका अलग होता है, तो वो आपका क्या है, वो भी पैरामैग्नेटिक ही है। तो वो क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपको वो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहो अगर याद करने वाले स्टूडेंट हो तो आप याद भी कर सकते हो, पर मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा याद करो, पर मेन जो कंसेप्ट है वो जरूर समझो कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और आप चाहो तो डायरेक्टली थियोरेटिकल आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको मेहनत करने की बात नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई कैसे करना होता है। सब कुछ है एनसीईआरटी के अंदर, बस आपको वो पढ़ने एक बार रट जाओ अच्छे तरीके, मतलब 4 जाओ बोलना मैं तो
बड़े तरीके से कर जाओगे कसम से, जो इतना अच्छा नीट का पेपर जाएगा ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ही स्मूथ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक तरफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए लिस्ट में और एक तरफ उनकी सही ज्योमेट्री आपको दी हुई है और आपको बताना है कि इसकी क्या ज्योमेट्री या क्या शेप है। ओके, आपको ये पूछ जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो पार्ट है आपका, ये आप कहाँ पढ़ते हो आपको पता होगा, जो आपका वेस्पर थ्योरी है वहीं से आप इसे पढ़ते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहां से ये क्वेश्चन बेसिकली आता है। और आपको पता होगा इसके लिए अलग से पूरा टेबल बनी हुई है वेस्पर थ्योरी की अच्छी खासी, जिसमें आपको बताया गया कि भाई आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या लॉन पेयर के बेसिस पर उनकी क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, क्या उनकी ज्योमेट्री हो सकती है, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। और यहाँ पर जो आपको देखो, जो आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नाम दिए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन ही होंगे, पहले से होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अलग से दिया जा रहा हो, मतलब हो सकता है बट बहुत लो चांसेस होते हैं कि आपको अलग से दिया जाए। अच्छा, जैसे कि देखो हमें कौन सा मॉलिक्यूल दिया, हमें दिया PCl5। अच्छा, क्या हमें PCl5 गिवन है? बिल्कुल PCl5 गिवन है, ये रहा PCl5 आपका, आपको क्लियरली दिख रहा है। क्या इसकी ज्योमेट्री आपको दी हुई है? ये रही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्लियरली मेंशन है, तो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बहुत इजीली मैं इसका कर सकता हूँ। ओके, तो PCl5 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला कौन सा मेरा SF6। क्या SF6 बुक में होगा? बिल्कुल होगा। कहाँ पर SF6? ये रहा। क्या शेप है इसकी? ऑक्टाहेड्रल दी हुई है, हमें पहले से ही पता है। तो SF6 की क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ये यहाँ मैच करा दिया हमने। BF3 क्या होता है आपका? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ना, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। अगर बात करेंगे तो वो यहाँ पे ये देखा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। क्या शेप दी हुई है? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल है हमारे पास, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ मैच करा दो। और BF3 का ट्राइगोनल पे या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपका यहाँ हो ही जाता है। तो बस आपको मैच करवाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, इतना कर दोगे आराम से हो जाएगा। और सब कुछ अगेन बुक के अंदर था, कुछ भी अलग से नहीं था। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? A का आपका कौन सा हो जाएगा? A का 4, B का कौन सा हो जाएगा? 3। तो A का 4 और B3 कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर भी A4 B3 और यहाँ पर भी है A4 B3। C का क्या है आपका? C का है आपका 1, C का 1 यहाँ पर है, वहां पे C का 2 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो बात वही आ गई ना, आप देख सकते हो कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो, कर जाओ एनसीईआरटी, लाइक सीरियसली एनसीईआरटी कर जाओगे, कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा नहीं जो आप नहीं कर पाओ, सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे केवल एनसीईआरटी के बल पे आराम से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें एक बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, और अगेन आई वुड से एनसीईआरटी बेस्ड ही है सब कुछ भी अलग से नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एनसीईआरटी का ही बनता है। तो देखो क्या है आपको बोला है कि BF3 मॉलिक्यूल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अभी हमने देखा था, नाम उसका आया था, वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। ओके, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। ओके, तो आपको दो चीजें पता करनी है, एक तो BF3 में जो आपका सेंट्रल एटम है वो आपको पता है बोरॉन ही है, तो बोरॉन पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है नंबर एक चीज, और दूसरा आपको क्या बताना है कि आपके पास यहाँ पे सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, है ना। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अगेन पहले मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल का अगर नाम दिया जा रहा है, फॉर्मुला दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको उसकी सही स्ट्रक्चर बनानी है, और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर जानते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो अगर मैं बात करता हूं तो BF3 की अगर बात करेंगे तो कैसे इसकी होती है, बोरॉन और 3 फ्लोरीन होते हैं जो आपके ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो देखो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका होता है, क्या होता है, वो होता है आपके पास लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आपको कभी भी स्ट्रक्चर दिया हो, आप लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कर दो सेंट्रल एटम पे, और जो भी आपको नंबर निकल के आता है उससे आप डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे, बोरॉन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, ये क्या है हमारा सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं हमारे पास लॉन पेयर कितने, इसके पास तो 0 है, क्योंकि बोरॉन पे कोई लॉन पेयर नहीं होता, और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ऑब्वियसली बात है जो बॉन्ड होने चाहिए वो आपके सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, है ना। तो वो कितने हैं, 3, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 3, और 3 पे हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारा, sp2 होता है ना। कौन सा होता है हमारा, sp2। कैसे, देखो s कितना हो गया 1 और p क्या हो गया हमारे, तो टोटल 3 हो गए ना, तो टोटल ऑर्बिटल्स काउंटिंग आप देखोगे वो 3 होनी चाहिए, तो s की 1 होती है और p के 3 2 होते हैं, तो sp2 आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर बोरॉन के लिए पूछा कि जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके चारों तरफ, तो आप देख सकते हो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया sp2 और टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगेन इतना फास्ट और इतना इजी आप इसे कर सकते हो, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वही चीजें देखो क्वेश्चन में क्या रिपीट होती रहती है,
सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन एक ही बनता है, बस ये कि हाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोला जाना एक अलग बात है। कंसेप्ट उतने ही रहते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स है हमारे पास, बहुत ज्यादा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर में आप पढ़े जा रहे हो, नहीं। मानता हूँ इनफाइनाइट नंबर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे तो काम हो जाएगा। और आप देख सकते हो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। इस टाइम पे आपको खुद पता है कि यार ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, एमओटी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन या थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लगा इसके अलावा अगर आप सोचो कि यार लेविस कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बहुत पहले आते थे। अब के टाइम पे क्वेश्चन थोड़े कम वहां से आ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आप इन नए वाले टॉपिक से फोकस करोगे, आगे वाले टॉपिक से फोकस करोगे, तो आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे, ना कि पुराने वाले पे। ओके, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो, इस चीज पे सोचो अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है वाला आपके लिए, नीट 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट। क्या बोला है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ओके, तो आपको पता है इसमें तो दो चीजें ध्यान रखना। एक तरफ से पूछे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो नहीं होना चाहिए। अगर नॉट आ जाए क्वेश्चन में तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना, थोड़ा ज्यादा अटेंशन रखना, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ये वर्ड नहीं पढ़ते हैं, इससे सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो ये आपको नहीं करना है। आपसे क्या पूछा, कौन सा ऐसे पेयर्स है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम होते हैं, वो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और जहां पर नहीं होंगे आपको वो पता करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको पेयर्स दिए हुए हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, बस इतना सा, बहुत ही सिंपल सा काम दिया हुआ, ये कर जाओगे आंसर आ जाएगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमें इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलते हैं, जो भी आपका एलिमेंट दिया है अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो वहां पर आप चार्ज भी दिया हो तो चार्ज को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हो। जैसे कि फ्लोरीन, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन के लिए अगर मैं बोलूं तो ऑक्सीजन के पास इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें पता है कि भाई आपका 8 आपके पास होता है ना, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पर -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ चुके हैं, तो 8 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन की अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपके पास 9 होता है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन नंबर, तो वो चीज बराबर है। और हमने बस इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा ऐड करवाया है कि माइनस का मतलब क्या है, जितना माइनस मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से आए होंगे, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे एक -1 होता है। और प्लस का मतलब क्या होगा, उतना नंबर में इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा। जैसे कि Na+ की बात करते हैं, है ना, Na+ का मतलब क्या, Na का मतलब क्या था, एटॉमिक नंबर था 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होने थे। प्लस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब कितने बचे, 10 बचे, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, Mg का मतलब क्या, Mg का एटॉमिक नंबर क्या था, 12 होता है, 12 ठीक है। अच्छा, +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, है ना, तो बचे कितने आप, 10 बचे, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं आपस में। ओके, अच्छा, Mn+2 और Fe+3 की बात करते हैं। मैंगनीज की बात करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है आपका 25, तो 25 होता है। और देखो +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो बचे कितने आप, 23 बचे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23, ये आपके लिए हो जाएगा, सही है हमारे पास। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं Fe+3 के लिए, अगर बात करते हैं ना, तो Fe+3 का भी आप सेम निकाल सकते हो। Fe का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 23 ही बचेंगे आगे। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, 23 ही हो जाए, तो ये भी क्या होगा, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। लेकिन इन दोनों में अगर देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। Mn+2 का अभी हमने देखा था कितने थे, 23 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं Fe+2 के लिए, अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं रह जाता है ना। यहाँ पर अगर आप बात करते हो Fe+2 में, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि 26 एटॉमिक नंबर था, 2 चलेगा, 24 बचे। तो अब यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नहीं है। और यही हमसे पूछा कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे तीनों क्या हो जाते हैं मेरे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो अगर आप यहाँ पे नॉट ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, आप पहले वाले ऑप्शन को देखकर तुरंत टिक कर दोगे और आगे ऑप्शन देखोगे ही नहीं, और जल्दबाजी में गलत कर जाओगे। तो ये चीजें नहीं करनी होती। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। और इसी की तरह बात करेंगे तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आज हमने क्या देखा, हमारे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, एंड एनसीईआरटी पर वो कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, और कैसे एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ भाई ये टॉपिक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप इन पर थोड़ा फोकस करोगे ना, इन पर्टिकुलर पार्ट्स पे एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। एक तो हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, एक आपको वेस्पर थ्योरी कि बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर और शेप पता होनी चाहिए, एंड लास्ट में आपका एमओटी वाला पार्ट। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप किसी का भी स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री सबको सही से पता कर सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछ जा रहे हैं,
ओके, तो इन पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपका ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। इन अदर जो चैप्टर्स है वहां पर भी ये बहुत हेल्प करता है, तो ये जरूर इस पर मेहनत करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।